चैप्टर 3 ऑफ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चैप्टर 3 बात करता है जुरिस्डिक्शन, पावर एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। सेक्शन 14 से स्टार्ट होता है एंड सेक्शन 14 बात करता है ट्रिब्यूनल टू सेटल डिस्प्यूट्स। सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 बात करता है The tribunal shall have the jurisdiction over all civil cases where a substantial question relating to environment, including enforcement of any legal right relating to environment, is involved, and such question arises out of the implementation of the enactments specified in Schedule 1. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, शेड्यूल 1 के अंदर जो भी इनैक्टमेंट्स दे रखे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन अराइजिंग मतलब रिलेटिंग टू द एनवायरनमेंट होता है, जिसमें लीगल राइट्स वगैरह भी इंक्लूड होता है रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर वो सब कुछ राइज होता है तो वो सब उन सब का जुरिस्डिक्शन है ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा ओवर ऑल द सिविल केसेस, ठीक है, जहाँ पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट आता है और उस सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट में एनी लीगल राइट जो भी इन्फोर्स होंगे उन सब से रिलेटेड भी सारे जो मैटर्स होंगे वो भी आएंगे। एंड साथ ही साथ ये सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है, जो भी सिविल केसेस में होंगे ये सब किससे होंगे रिलेटेड, ये इन्वॉल्व होंगे विद क्वेश्चंस जो कि हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 में दे रखे हैं। ठीक है, शेड्यूल 1 के जो भी चीज़ें हैं अगर उनके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन सिविल केसेस में आता है तो उसके जो जुरिस्डिक्शन होगा उन केसेस के ऊपर वो ट्रिब्यूनल का होगा। सेकेंड सबसेक्शन बात करता है द ट्रिब्यूनल शेल hear the disputes arising from the question referred to in subsection 1 and settle such disputes and pass an order thereon। तो सिंपल बात है, सबसेक्शन 1 में जो बात हुई है, जो डिस्प्यूट्स रेफर किए गए हैं वो सारे ट्रिब्यूनल सुनेगा, डिस्प्यूट सुनेगा एंड पास एन ऑर्डर देयर ऑन। थर्ड सबसेक्शन बात करता है no application for jurisdiction of dispute under this section shall be entertained by the tribunal unless it is made within a period of 6 months from the date on which the cause of action for such dispute first arose। तो cause of action of dispute जब first arose हुआ था उससे 6 months के अंदर आपके पास limitation period है, आपको उसके अंदर अंदर ट्रिब्यूनल के पास अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। ठीक है, जो आपका डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए। Then provision दे रखा है provided that the tribunal may, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the application within a said period, allow it to be filed within a further period exceeding 60 days। तो 60 days exceeding मतलब वही हो गया, लिमिटेशन पीरियड 6 months है, उसके बाद 60 days सफिशिएंट कॉज है अगर आपके पास तो आपको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसमें भी आप फाइल कर सकते हो एप्लीकेशन। ठीक है, 15 जो सेक्शन 15 है वो बात करता है रिलीफ, कंपनसेशन एंड रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट सब सेक्शन बात करता है द ट्रिब्यूनल में बाय एन ऑर्डर प्रोवाइड। अब ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर देगा उससे वो क्या प्रोवाइड करेगा, ए रिलीफ देगा या कंपनसेशन देगा टू द विक्टिम्स जिनको भी पॉल्यूशन या अदर एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से शेड्यूल 1 के अंदर जो भी चीज़ें लिस्ट की गई है उनको हार्म हुआ। सेकेंड फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसका रेस्टिट्यूशन के लिए वो ऑर्डर करेगा। एंड सी फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर सच एरिया और एरियाज। तो इसमें हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए कि पहला रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, ठीक है, जिनको भी पोल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स या डैमेज की वजह से शेड्यूल 1 के अंदर जो भी इनैक्टमेंट से लिस्टेड है उनके अंदर हार्म पहुंचा है। ठीक है, और इसके अंदर इंक्लूड होगा इंक्लूडिंग एक्सीडेंट वाइल हैंडलिंग विद एनी हजार्डियस सब्सटेंस। ठीक है, और सेकंड पॉइंट बात करता है, बी क्लॉज बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी डैमेज एंड सी क्लॉज बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जहाँ पे भी जिस एरिया में भी ये हुआ है। ठीक है, तो अब ये सब ऑर्डर कर सकता है कब, ट्रिब्यूनल, एज द ट्रिब्यूनल में थिंक फिट। थर्ड सेकेंड सबसेक्शन बात करता है द रिलीफ एंड कंपनसेशन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 शेल बी in addition to the relief paid or payable under the Public Liability Insurance Act 1991। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो रिलीफ और कंपनसेशन यहाँ पे या रेस्टिट्यूशन का जो भी ऑर्डर ऊपर ABC में पढ़ा हमने सब सेक्शन 1 में और 15 सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ भी रिलीफ पे होगा ना वो सब पेएबल होगा इन एडिशन। ठीक है, साथ ही साथ उसके साथ एक और चीज़ पे की जाएगी, वो होगा यहाँ पे एक रिलीफ मिलेगा आपको इस एक्ट के अंदर 15 के ABC में, अगर आपको कोई डिस्प्यूट हुआ था, दिक्कत हुई थी, एंड इन एडिशन टू दैट यू विल ऑल्सो बी पेड, रिलीफ पे होगा या पेबल होगा अंडर पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991।
थर्ड सबसेक्शन बात करता है कि नो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ रिलीफ और restitution of property or environment under this section shall be entertained by the tribunal unless it is made within a period of 5 years from the date on which the cause for such compensation or relief first arose. तो जब से वो दिक्कत पहले से डिस्प्यूट चालू हुआ या पहले से इन्वायरमेंटल हैजार्ड चालू हुआ, ठीक है, तो डेट ऑन विच द कॉज ऑफ सच कंपनसेशन और रिलीफ फर्स्ट अरोज, उससे 5 ईयर्स के अंदर, 5 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड है। अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो आपका केस एडजुडिकेट कर लेगा ट्रिब्यूनल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एक प्रोविजन दे रखा है कि ट्रिब्यूनल में अगर उसको सेटिस्फाइड है कि एप्लीकेंट जो था उसको प्रिवेंट किया है बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग एप्लीकेशन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि 5 ईयर्स का है फ्रॉम द डेट ऑन विच सच कॉज ऑफ कंपनसेशन और रिलीफ फर्स्ट अरोज। ठीक है, तो अगर वहाँ से आपके पास सफिशिएंट कॉज है कि आप क्यों प्रिवेंट थे, नहीं कर पाए एप्लीकेशन फाइल, तो वहाँ पे ट्रिब्यूनल आपको फर्दर एक्सटेंड करके टाइम पीरियड दे देगा 60 डेज़ का। ठीक है, 15 में भी सेक्शन 14 में भी 60 डेज़ का फर्दर पीरियड है और सेक्शन 15 में भी, लेकिन लिमिटेशन 14 में लिमिटेशन पीरियड इज 6 मंथ्स। ठीक है, एंड 60 डेज़ का एक्सटेंशन पीरियड है। और 15 सेक्शन में क्या है, 5 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉम्पनसेशन का जो रीज़न था वो जब से अरोज हुआ, एंड प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन में दे रखा है दोनों में। 15 सेक्शन का प्रोविजन बता रहा है कि आपके पास 60 डेज़ अगेन फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड है अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है तो। ठीक है, सेक्शन 4 बताता है, सॉरी सेक्शन सब सेक्शन 4 बताता है द ट्रिब्यूनल में having regard to the damage of public health, property and environment, divide the compensation or relief payable under the separate heads specified in Schedule 2 so as to provide compensation or relief to the claimants for restitution of the damaged property or environment as they think fit. तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि जब वो कंपनसेशन अलॉट करेगा ना, तो वो सेक्शन शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट हेड्स में डिवाइड करके देगा, ताकि जो कंपनसेशन है, जो कंपनसेशन या रिलीफ है, या फिर जो रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो पैसे जा रहे हैं, तो वो सब सेपरेट हेड्स में जाएंगे एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। ठीक है, ताकि क्लेमेंट्स को भी पैसे मिल जाएं और फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी ऑफ एनवायरनमेंट, और रिलीफ वाले भी वैसे उनको भी कंपनसेशन मिल जाए। ठीक है, तो वो सब ट्रिब्यूनल एज इट में थिंक फिट वैसे वो डिवाइड कर लेगा। सब सेक्शन 5 बताता है सेक्शन 15 का कि एवरी क्लेमेंट ऑफ द कंपनसेशन और रिलीफ under this act shall intimate the tribunal about the application filed to, as the case may be, compensation or relief received from any other court or authority. अगर आपको एनजीटी में आपने केस फाइल कर रखा है और उसके अलावा आपको कहीं और से रिलीफ ऑलरेडी मिल चुका है, तो आपको वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। shall intimate the tribunal about the application filed to, as the case may be, जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, ठीक है, कि कंपनसेशन और रिलीफ रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर कोर्ट और अथॉरिटी अगर आपको मिला है तो। ठीक है, सेक्शन 16 बात करता है ट्रिब्यूनल हैव एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करता है सोली, वॉट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, तो एक एग्रीव्ड पर्सन बाय एन एग्रीव्ड पर्सन बाय ये फॉलोइंग ए टू जे जो पॉइंट्स दे रखे हैं, क्लॉजेस दे रखे हैं, इन क्लॉजेस में विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है, 30 डेज के अंदर वो चाहे फ्रॉम द डेट विद विच on which the order or decision or direction or determination is communicated to him, prefer an appeal to the tribunal। तो जब से ऑर्डर पास हुआ है और उसको कम्युनिकेट हुआ है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेट लिख रहा है, डिटर्मिनेशन इज कम्युनिकेटेड टू हिम, तो वहाँ से 30 डेज़ के अंदर अगर वो चाहे तो ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल कर सकता है, ऑर्डर जब भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3-4 वर्ड्स दे रखे हैं, दैट आर कि डिसीजन डायरेक्शन, ऑर्डर डिसीजन डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन इज कम्युनिकेटेड टू हिम। ठीक है, तो वो तब से ही फाइल कर सकता है अपील। अब इसमें ए टू जे पॉइंट्स दे रखे हैं, डिफरेंट एक्ट्स हैं और डिफरेंट सेक्शंस बता रखे हैं उसमें, जैसे कि अब इन सब में एक कॉमन चीज़ पहले ये ध्यान रखना कि फर्स्ट लाइन सबकी ऑलमोस्ट सेम है कि एन ऑर्डर और डिसीजन मेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के बनने के बाद, ठीक है, ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट, जब वो कमेंस हो गया, शुरू हो गया काम करना, ठीक है, उसके बाद अगर कोई डिसीजन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अपेलेट अथॉरिटी जो है अंडर सेक्शन 28, अब डिफरेंट एक्ट्स हैं, उन डिफरेंट सेक्शन है, उनके अकॉर्डिंग आप इसमें फाइल कर सकते हो। डिफरेंट एक्ट्स के, आप किस एक्ट से आ रहे हो ना इसमें अपील करने के लिए, वो सेक्शन ये बताता है। जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 सेक्शन 28 है,
जहाँ पे आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में सेक्शन 29 है। देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में सेक्शन 33A है, ठीक है, बाय बोर्ड अंडर सेक्शन 33 ऑफ। तो ये सब थोड़ा सा है, आप एक बार रीड कर लेना, इट इज़ समथिंग जो आपको रखना ही पड़ेगा। फिर इसका नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट द ट्रिब्यूनल में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपेलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील विद द सेड डेज। हमने क्या पढ़ा, 30 डेज के अंदर कर सकते हो जब से आपको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप 30 डेज़ के अंदर नहीं कर पाए, ठीक है, सफिशिएंट कॉज आपके पास कि आप क्यों प्रिवेंटेड थे अपील फाइल करने के लिए, तो उसके बाद आपको फर्दर टाइम एक्सटेंड करके मिल जाएगा नॉट एक्सीडिंग 60 डेज़, ठीक है। तो आपने 13 सेक्शन 14 15 16 और 17 तीनों 14 15 16 में पढ़ा और तीनों में एक ही है, एक्सीडिंग पीरियड इज 60 डेज़, ठीक है। और तीनों में अब 14 में हमने पढ़ा लिमिटेशन पीरियड क्या है, 14 में लिमिटेशन पीरियड है 6 मंथ्स, 15th में है हमारा 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ कंपनसेशन फर्स्ट अरोज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसमें है 16th में है क्या बोलते हैं 30 डेज, ठीक है। सेक्शन 17 बात करता है लाइबिलिटी टू पे रिलीफ और कंपनसेशन इन सर्टन केसेस। सबसेक्शन 1 बात करता है वेयर डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन अदर देन द वर्कमैन or damage to any property and environment has resulted from an accident, the adverse impact of the activity or operation of process under the enactment specified in Schedule 1, the person responsible shall be liable to pay such relief and compensation for such death, injury or damage under any of the heads specified in Schedule 2 as may be determined by the tribunal. तो शेड्यूल 2 में ना वो हेड्स बता रखे हैं जहाँ जहाँ पे आपको कैसे कैसे कंपनसेशन किन किन चीज़ों के लिए देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल बता देगा कि आपको, ऑब्वियसली बात है, अगर आपके किसी एक्ट ने, ठीक है, डेथ कॉज की है किसी पर्सन की, इंजरी कॉज की है किसी पर्सन को अदर देन द वर्कमैन, ठीक है, ध्यान रखना वर्कमैन इंक्लूडेड नहीं है, या फिर डैमेज कॉज किया है किसी प्रॉपर्टी या एनवायरनमेंट को, ठीक है, आपके एक्सीडेंट ने, फ्रॉम एन एक्सीडेंट जो कैसे हुआ है, आपकी प्रॉब्लम मिस्टेक से हुआ है, ठीक है। एक्सीडेंट तो वैसे ही होता है, हैंडलिंग गड़बड़ कर दी, ठीक है। और द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी और ऑपरेशन और प्रोसेस, ठीक है, अंडर द इनैक्टमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। तो जो भी इनैक्टमेंट है स्पेसिफाइड शेड्यूल 1 में, अगर आपने उसमें गलती करी तो जो आप कंपनसेशन दोगे वो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। और आपको किसके लिए देना है, पहला तो आपको इंजरी और डेथ कॉज किए तो उसके लिए रिलीफ देना है, एंड देन रेस्टिट्यूशन प्रॉपर्टी के लिए कंपनसेशन देना, मतलब वो देना है, कंपनसेशन देना है, ठीक है। सब सेक्शन 2 बात करता है कि इफ द डेथ, injury or damage caused by an accident of the or the adverse impact of an activity or process or operation under any enactment unspecified in schedule 1 cannot be attributed to a single activity। अभी मान लो कि है ना, कोई भी आपने डेथ, इंजरी या डैमेज किया, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट या इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट की वजह से किसी ऑपरेशन या प्रोसेस में शेड्यूल 1 में जो भी इनैक्टमेंट लिखे हुए हैं उनके अंदर अगर आपने गलती से कोई आपने है ना कुछ डेथ वगैरह इंजरी वगैरह कॉज की है, ठीक है, ये मान लो शेड्यूल 1 में जो लिखा है आपने उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई डेथ, इंजरी या कुछ डैमेज कॉज कर दिया है और आपका ना सिंगल एक्टिविटी नहीं था जिसको इससे एट्रीब्यूट किया जा सके, ठीक है, कोई सिंगल एक्टिविटी, सिंगल ऑपरेशन या सिंगल प्रोसेस नहीं था, बट ये कंबाइंड था, ठीक है, ये रिजल्ट था और इट इज़ अ रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ सेवरल सच एक्टिविटीज़, कई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस कई सारे हो रहे थे जिसकी वजह से ये डेथ, इंजरी या एनवायरमेंट डैमेज कॉज हुआ, जो भी शेड्यूल 1 के इनैक्टमेंट्स है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या करेगा, यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो होगा वो अपोर्शन कर देगा, लाइबिलिटी को डिवाइड कर देगा फॉर रिलीफ एंड कंपनसेशन अमंग्स दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्टिविटी, ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस ऑन एन इक्विटेबल बेसिस। तो इक्वली डिवाइड कर देगा। सब सेक्शन 3 बात करता है सेक्शन 17 का कि द ट्रिब्यूनल शेल इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट। अगर एक्सीडेंट की बात है तो वहाँ पे वो अप्लाई करेगा एप्लीकेशन ऑफ नो फॉल्ट, ठीक है। सेक्शन 18 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ और अपील टू ट्रिब्यूनल, एप्लीकेशन और अपील टू ट्रिब्यूनल। सब सेक्शन 1 बात करता है the each application under section 14 and 15 or an appeal under section 16 shall be made
to the tribunal in such form contain such particulars and be accompanied by documents and such fees as may be prescribed. तो देख लो, एप्लीकेशन अगर फाइल करनी है अंडर सेक्शन 14 एंड 15 या अपील फाइल करनी है अंडर सेक्शन 16, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल में आपको अगर वो फाइल करनी है तो ट्रिब्यूनल में आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा एंड फॉर्म विल कंटेन द पर्टिकुलर्स, वो अकम्पनी होंगे बाय द डॉक्यूमेंट्स टू बी नेसेसरी है, एंड फीस भी प्रेस्क्राइब्ड जो भी होगी वो भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड सबसेक्शन बात करता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रिवेंशन to the provisions are contained in the section 16, an application for grant or relief or compensation or dispute settlement of dispute may be made by the tribunal, may be made to the tribunal by। तो अब देखो, अगर आपको विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 16 कोई भी अगर एप्लीकेशन या ग्रांट के लिए क्या कोई भी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट, रिलीफ और कंपनसेशन या सेटलमेंट के लिए ऑफ डिस्प्यूट, तो वो ट्रिब्यूनल में कौन कौन फाइल कर सकता है? ए, जो भी पर्सन जिसको सस्टेन हुई है इंजरी। द बी क्लॉज बात करता है द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जिसको डैमेज कॉज हुआ है। सी, द डेथ, अगर किसी की डेथ हुई है, ठीक है, फ्रॉम द एनवायरमेंटल डैमेज, तो उस केस में बाय ऑल और एनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज। ठीक है। डी, any agent duly authorized by such person or owner of such property or all or any of the legal representative of the deceased as the case may be। कोई एजेंट जो कि ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने या कोई जिसकी प्रॉपर्टी थी उसके, सॉरी, कोई भी सच पर्सन जिसको इंजरी हुई या कोई ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी जिसको डैमेज हुआ या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने भी अगर वो चाहे या कोई भी अदर पर्सन एज सच अगर वो चाहे तो एक एजेंट अपॉइंट कर सकता है और वो भी फाइल कर सकता है। ई, a person aggrieved including the any representative body or organization, जो aggrieved person है वो खुद कर सकता है including उसका कोई representative body और organization। एफ बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कर सकता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कर सकता है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी भी कर सकती है, लोकल अथॉरिटी भी कर सकती है और एनी एनवायरमेंटल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, उसको वो भी कर सकता है। तो प्रोवाइडेड दैट, इतने सारी चीज़ें हो गए ए टू एफ और एफ में तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए। नाउ प्रोवाइडेड दैट वेयर ऑल लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड हैव नॉट जॉइंड in any such application for compensation or relief or settlement of dispute, the application shall be made on behalf of or for the benefit of all the legal representatives of the deceased, and the legal representatives who have not joined shall be impleaded as respondents to the application। तो बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उन सब ने डिसीज्ड के, ठीक है, और उन सब ने मिलकर नहीं फाइल की है एप्लीकेशन या अपील, तो उस केस में जो एप्लीकेशन आप फाइल करते हो फॉर कंपनसेशन, रिलीफ और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इट विल बी डीम्ड, ठीक है, इट विल बी इम्प्लीडेड कि सारे जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बेनिफिट में ही ट्रिब्यूनल वो करेगा, डिसीजन देगा, एंड ऑल द एनी रिप्रेजेंटेटिव्स इवन दोज हु हैव नॉट जॉइन उनको भी रिस्पोंडेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन समझा जाएगा, ठीक है, इम्प्लीड करा जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर that the person, the owner, the legal representative, agent, representative body or organization shall not be entitled to make an application for grant of relief or compensation or settlement of dispute if such person, the owner, legal representative, agent, representative body or organization have preferred an appeal under section 16। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि फर्दर प्रोवाइड किया गया है कि जो ओनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी ना और ऑर्गेनाइजेशन शेल नॉट बी एंटाइटल टू मेक एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन नहीं डाल सकते फॉर ग्रांट ऑफ रिलीफ, कंपनसेशन या सेटलमेंट अगर उन्होंने ऑलरेडी अपर अपील प्रेफर कर रखी है अंडर सेक्शन 16। ठीक है, देन सब सेक्शन 3 की बात करता है कि द एप्लीकेशन और एज द केस में बी द अपील फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट शेल बी dealt with by expeditiously as possible, and endeavor shall be made by it to dispose the application। So section 18 के subsection 3 को एक बार पढ़ते हैं। The application or as the case may be, the appeal filed before the tribunal under this act shall be dealt with expeditiously as possible, and endeavor shall be made by it to dispose of the application, or as the case may be, the appeal finally within the 6 months from the date of filing of the application, or as the case may be, the appeal
after providing the parties concerned an opportunity to be heard. तो देखो इसमें बस वही बात कर रखी है लास्टली कि जो एप्लीकेशन है या जो भी आपने फाइल किया है फॉर रिलीफ, ठीक है, या डिस्पोज ऑफ सेटलमेंट, तो वहाँ पे क्या है एक्सपीडिशियसली पॉसिबल होगा जितना उतने जल्दी और उतना बेटर तरीके से इन जो को ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगा, वो डिस्पोज ऑफ करेगा एप्लीकेशन को। और एज द केस में भी अगर अपील का केस है, एप्लीकेशन का है तो वो एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ करेगा, और अपील का केस है तो विद इन फाइनली विद इन, ठीक है, या जो भी दोनों में से जो भी केस है, फाइनली विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन एज द केस में भी अपील आफ्टर प्रोवाइडिंग द पार्टीज कंसर्न अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। तो देखो एप्लीकेशन का केस है तो वो एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगा विद इन 6 months, ठीक है, फाइनली विद इन 6 months एप्लीकेशन के केस में। एंड अगर अपील का केस है एज द केस में बी ऑफ अपील, ठीक है, तो आफ्टर प्रोवाइडिंग द पार्टीज कंसर्न पार्टीज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, उसके बाद वो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। सेक्शन 19 बात करता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। सेक्शन 19 का सब सेक्शन 1 बात करता है द ट्रिब्यूनल शुड नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पे ये बोला गया है सिंपली कि CPC 1908 विल नॉट बी अप्लाइड हियर, उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, उससे बाउंड नहीं है। आप अगर चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करेंगे, ठीक है। शैल लिख रखा है तो ऑब्वियसली आपको करना है, CPC 1908 नहीं होगी। सब सेक्शन में बस यही है कि नेचुरल जस्टिस पे वर्क करेगा, उससे ही गाइड होगा। सेकेंड सब सेक्शन बात करता है कि द सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। चाहे तो अपना ओन प्रोसीजर भी कर सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है अपने ओन प्रोसीजर्स। थर्ड सबसेक्शन बात करता है कि द ट्रिब्यूनल शेल ऑल्सो नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस कंटेन्ड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली है कि एविडेंस एक्ट से भी कोई लेना देना नहीं है, चाहे तो अपने तरीके से वर्क कर सकता है, ठीक है, शेल नॉट बी बाउंड बाय द एविडेंस एक्ट 1872। देन फोर्थ सबसेक्शन बात करता है कि ट्रिब्यूनल शेल हैव फॉर द पर्पसेस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट द सेम पावर्स एज वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर द CPC 1908 व्हाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि सिविल जुरिस्डिक्शन सारे सिविल केसेस जिनके भी है ना के ऊपर जुरिस्डिक्शन होता है इसका, जिनके अंदर भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरमेंट राइज होता है, वैसे ही यहाँ पे सिविल कोड की सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जितने भी पावर सिविल कोड के दे रखे हैं, सिविल कोड को दे रखे CPC 1908 ने, वही वेस्टेड है ट्रिब्यूनल के पास भी। एंड इन द फॉलोइंग मैटर्स इन रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स नेमली, ए आप समन कर सकते हो एंड एनफोर्स कर सकते हो द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनिंग हिम फॉर ऑन ओथ, ठीक है, समन कर सकते हो ऑन ओथ, ठीक है। बी सबसेक्शन क्लॉज बताता है कि रिक्वायरिंग द डिस्कवरी और एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप एज इट इज़ कर सकते हो जैसे CPC में होता है डॉक्यूमेंट्स मंगवाना और प्रोड्यूस करवाना, ठीक है। देन सी क्लॉज बात करता है कि रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, तो एविडेंस अगर लेना है एफिडेविट्स पे तो वो भी, ठीक है। डी क्लॉज बताता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office। कोई अगर ना आपको पब्लिक रिकॉर्ड चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसा कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आप सेक्शन 123 और 124 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 की तरह वैसे ही रिक्वेजिशन कर सकते हो, उनको लिए पूछ सकते हो, मांग सकते हो। ई क्लॉज बताता है इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड और डॉक्यूमेंट्स, तो कमीशंस बना सकते हो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। एफ बताता है रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, ठीक है। जी बताता है डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन और फॉर डिफॉल्ट एंड डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, ठीक है। H setting aside any order or of dismissal or any application for default and or any order passed by, अच्छा सॉरी, आई पॉइंट बताता है कि pass an interim order after providing parties concerned an opportunity to be heard or any application made or appeal filed under this act। और अब वो जो आपने interim order फाइल किया है इंक्लूड करेगा granting an injunction और stay, ठीक है। जे बात करता है पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग एनी पर्सन टू सीज और सीज एंड desist from committing or
causing any violation of the enactment specified in Schedule 1 के। तो ये सब तो रटने का ही है, इट्स नॉट समथिंग कि फीड हो सकता है। एनी अदर मैटर विथ विच मे बी प्रेस्क्राइब, और कोई भी मैटर जो प्रेस्क्राइब्ड है। 5 सब सेक्शन बात करता है ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193, 219 and 228 for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code, and the tribunal may have deemed to be a civil court for the purpose of section 195 and chapter 26 of the CRPC 1973। तो बस इतना ध्यान रख लो, इसमें मेनली यही है क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी तो रिपील हो चुके हैं। इसमें सबसे मेन बात यही है कि जो ट्रिब्यूनल है ना, उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही मानी जाएंगी, ठीक है, एंड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193, 219 एंड 228, ठीक है, फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 196 ऑफ आईपीसी, एंड द ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट होगा, उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ सेक्शन 20 बात करता है ट्रिब्यूनल टू अप्लाई सर्टन प्रिंसिपल्स, ठीक है, ट्रिब्यूनल टू अप्लाई सर्टन प्रिंसिपल्स। तो ट्रिब्यूनल शेल while passing an order or decision or award apply the principle of sustainable development, the precautionary principle and the polluter pays principle। तो देखो, हमने ऊपर पढ़ा था कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल में वर्क करेगा, इसको ज़रूरी नहीं है कि ये है ना सीपीसी के 1908 के अकॉर्डिंग डील हो। वैसे ही यहाँ पे भी बता रखा है सेक्शन 20 में स्पेसिफिकली कि जब ट्रिब्यूनल ना पास करेगा ऑर्डर या डिसीजन देगा अवार्ड के लिए या कैसे भी, ठीक है, तो यहाँ पे वो किन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा। तो 3 प्रिंसिपल्स बता रखे हैं। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, सेकेंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, एंड थर्डली पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल वही है, पॉल्यूटर ने की वजह से इंजरी या डेथ कॉज हुई है या फिर इन्वायरमेंट में डैमेज कॉज हुआ है तो वो पॉल्यूटर पे करेगा, ठीक है। ना सेक्शन 21 बात करता है ट्रिब्यूनल टू अप्लाई सर्टन प्रिंसिपल्स, अच्छा सॉरी, सेक्शन 21 बात करता है डिसीजन टू बी टेकन बाय मेजॉरिटी। तो सेक्शन 21 बोलता है द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स शैल बी बाइंडिंग। तो अब हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन क्या है ट्रिब्यूनल की, एक चेयरपर्सन जो कि जुडिशियल पर्सन भी होगा, उसके अलावा 10 से 20, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल पर्सन्स, एंड एक्सपर्ट मेंबर्स के भी इसमें वही था, 10 मिनिमम और मैक्सिमम 20, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, मैक्सिमम जो भी मेंबर्स होंगे ना, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, उनका डिसीजन बाइंडिंग होगा, provided that if there is a difference of opinions amongst members having an application or appeal, अगर conflict आ गया, ठीक है, ओपिनियन में अमंग द मेंबर्स किसी भी अपील या एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे ओपिनियन जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, एंड और जो ओपिनियन है वो इक्वली डिवाइड हुआ है, ठीक है, आपको डिसीजन नहीं आ रहा क्योंकि मेजॉरिटी नहीं आ रही, इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे चेयरपर्सन शैल बेयर इफ ही इज़ नॉट हर्ड अर्लियर सच केस सच एप्लीकेशन और अपील एंड डिसाइड। देखो, अगर सारे मेंबर्स ने मिलके लिया, ठीक है, तो मैं जो भी है ना मैक्सिमम मेंबर्स का डिसीजन है, मेजॉरिटी का है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वली ही डिवाइड हो गया मेंबर्स का डिसीजन, तो वहाँ पे चेयरपर्सन, अगर उसने पहले से केस नहीं सुना है तो वो अब सुनेगा और डिसीजन देगा, ठीक है। तो चेयरपर्सन का जो डिसीजन होगा लास्टली फिर वो बाइंडिंग में हो जाएगा, ठीक है, अगर इक्वली डिवाइड होता है तो, अदरवाइज मेजॉरिटी। सेक्शन 22 बात करता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सेक्शन 22 में अपील कर सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हुए आप किसी डिसीजन से ट्रिब्यूनल के। तो एनी पर्सन एग्रीड बाय एन अवार्ड डिसीजन और ऑर्डर of the tribunal may file an appeal to the Supreme Court within 90 days of the date of communication of such award, decision or order of the tribunal to him on any one or more grounds specified in section 100 of CPC 1908। सेक्शन 100 ऑफ 1908 CPC, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर ग्राउंड स्पेसिफाई कर रखे हैं, एक या एक से ज़्यादा, आप उनके अंडर, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपको कोई देखो, आप सिंपली बात यही है कि ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। आपके पास पहली बात तो लिमिटेशन पीरियड कितना है, आपके पास लिमिटेशन पीरियड है विद इन 90 डेज, ठीक है, जब से आपको वो कम्युनिकेट हुआ है, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट अवार्ड डिसीजन, ठीक है, जो भी ट्रिब्यूनल ने दिया है टू हिम। और एनी वन, आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, या तो एक या एक से ज़्यादा सेक्शन 100 में जो भी CPC के ग्राउंड्स दे रखे हैं उनके ऊपर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन एन अपील
आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज के बाद भी एंटरटेन कर लेगा अगर उसको सफिशिएंट कॉज लगा कि आपको प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंट कॉज था, ठीक है, प्रिफरिंग एन अपील। अब इसमें कोई वो नहीं दे रखा है कि कितने दिन तक, ठीक है, सॉरी, हाँ बस यही है कि 90 डेज तक आपको करना है, और 90 डेज तक नहीं किया तो अगर आपके सफिशिएंट कॉज है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 22 दिस इज इट। देन सेक्शन 23 बात करता है कॉस्ट की। सबसेक्शन 1 बात करता है while disposing of an application or an appeal under this act the tribunal shall have the power to make such order as it to cost as it may consider necessary। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर कोई एप्लीकेशन डिस्पोज करने के लिए या अपील डिस्पोज करने के लिए अंडर दिस एक्ट ट्रिब्यूनल के पास पावर भी है कि वो क्या कर सकता है, टू मेक सच ऑर्डर एट द कॉस्ट एज इट मे नेसेसरी कंसिडर नेसेसरी, ठीक है। वो ऑर्डर भी किसी कॉस्ट पे कर सकता है, पता नहीं ये वाला मुझे समझ नहीं आया बट ठीक है। सबसेक्शन 2 बात करता है वेयर द ट्रिब्यूनल होल्ड्स that a claim is not maintainable or is false or vexatious and such claim is disallowed in whole or in part, the tribunal may, if it thinks so fit, after recording its reasons for holding such claim to be false or vexatious, make order to award costs including lost benefits due to interim injunction। तो अब देखो सिंपल बात है कि अगर लास्टली ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि जो क्लेम है ना वो मेंटेनेबल ही नहीं है, फॉल्स है, ठीक है, वेक्सेशियस है, तो वहाँ पे सच क्लेम उसको डिसअलाउ कर देगा इन होल और सच और इन पार्ट, ठीक है। अगर पूरा ही है तो पूरा ही कर देगा, और हाफ पार्ट है ऐसा लगता है आधा गलत है तो उधर हटा देगा, डिसअलाउ कर देगा क्लेम को, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल जो भी जैसा भी उसको ठीक लगता है आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजंस फॉर होल्डिंग सच क्लेम, ठीक है, आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस कि उसको क्यों लगता है कि वो फॉल्स है, वेक्सेशियस है, ठीक है, मेकिंग एन ऑर्डर एन अवार्ड। अब वो क्या कर सकता है, एक ऑर्डर कर सकता है टू अवार्ड कॉस्ट, ठीक है, जो भी इंटरम इंजेक्शन की वजह से कॉस्ट लॉस्ट जो बेनिफिट्स आपने लूज़ किए हैं दूसरे पार्टी ने, उनको अवार्ड करेगा कॉस्ट, ठीक है। सेक्शन 24 बात करता है डिपॉजिट ऑफ अमाउंट पेएबल फॉर डैमेज टू एनवायरनमेंट। सेक्शन 24 का सबसेक्शन 1 बात करता है वेयर एनी अमाउंट बाय वे ऑफ कंपनसेशन और रिलीफ इज ऑर्डर्ड टू बी पेड अंडर एनी और अवार्ड। 24 के बाद में करेंगे यार।